Hello dear student, this is my channel Genius Mentor Academy. I am Sanjeev Kalojha, your physics mentor. Now I will start chapter name electricity after the topic electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक हमने बात की थी, जो हमारा पहला जो चैप्टर था पार्ट 1 था। हम पार्ट 2 यहाँ पे बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी की, और इस पार्ट 2 में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है बच्चों, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। जरा ध्यान से देखिएगा इसको। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को जब हम लोग बताते हैं तो ये दो चीजों पे डिपेंड है। देखिएगा, इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल मींस अप्लाइड वोल्टेज, डिफरेंस मींस अब देखिए, आपके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रिकल को बताया है इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल मेरे पास वोल्टेज है, डिफरेंस मेरे पास 2 पॉइंटों के बीच में निकालना है। दैट मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस आपका वो होगा जिसमें आप दो पोटेंशियलों के डिफरेंस को, दो टर्मिनल के पोटेंशियल के डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं जब आप वर्क डन पर यूनिट चार्ज पर करते हैं। फिर ध्यान से सुन लीजिए, आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को जब बता रहे होंगे तो आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस वो होगा जो कि दो पोटेंशियल के टर्मिनल के डिफरेंस को शो कर रहा होगा, दो पोटेंशियल के टर्मिनल को शो कर रहा होगा, और किसके इक्वल होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज के। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, उसे कैसे बताएंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस में बी डिफाइन एज इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू पोटेंशियल, it is the difference between the two potential, ratio of work done per unit charge when we bring the charge infinity to that point। फिर ध्यान से सुन लीजिएगा, electrical potential difference may be defined as it is a difference between the two potential, it is a difference between the two potential when the work done per unit charge when we bring the charge infinity to that point। फिर से मेरा पॉइंट आ गया infinity to that point। आखिर इन्फिनिटी क्यों जोड़ दे रहा हूं मैं, इन्फिनिटी इसलिए जोड़ रहा हूं कि जिस पॉइंट से हम चल रहे होंगे वो एक पॉइंट इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी से जिस पॉइंट पर हम लेकर आ रहे होंगे वो हमारा पॉइंट जो होगा वो हमारा होगा फाइनल पॉइंट। इसलिए मैंने लिखा है VB माइनस का VA इक्वल टू W अपॉन Q। यूनिट वही सेम है जो यूनिट आपने पढ़ी थी। W की यूनिट हो गई है जूल और Q की यूनिट हो गई है कूलाम। आप जूल पर कूलाम को बोल सकते हैं वोल्ट, और 1 वोल्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी अपने पहले लेक्चर में। ठीक है, ये हमारी यूनिट हो गई है। ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है ओम्स लॉ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के अवध से। आप देखिए, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, मैंने क्या रखा है कि ये एक कंडक्टिंग रॉड है, मैंने इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करा दिया है। जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट कराया है तो जो मेरा अप्लाइड पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड करंट के इस कंडक्टर की रॉड के अंदर। लेकिन एक कंडीशन होती है इसमें, कंडीशन ये होती है कि ओम्स लॉ आपका तभी एप्लीकेबल होगा जब इसकी जितनी फिजिकल कंडीशन है वो कांस्टेंट रहे। बोले सर कौन सी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहे, तो फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट का मतलब है कि इसमें टेम्परेचर, ठीक है ना, आपका प्रेशर, ये सब रिमेन कांस्टेंट रहना चाहिए। आपकी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहेगी तभी ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ओम्स ने जो अपना स्टेटमेंट बताया है वो ये बताया है, ध्यान से सुनिएगा, द ओम्स लॉ इज स्टेट दैट
द ओम्स लॉ इज स्टेट दैट at a constant temperature, the Ohm's law is state that at a constant temperature the applied potential is directly proportional applied current into the conductor. फिर ध्यान से लीजिएगा, at a constant temperature the applied potential is directly proportional applied current into the conductor. This is the Ohm's law. ये Ohm's law है. ओम्स ने कहा था अगर मैं कंडक्टिंग की रॉड ले लूं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करा देता हूं तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो होगी, जो आप पास आउट करा चुके हो कंडक्टर में, अगर आपकी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट कर रखा है आपने, तो अप्लाइड पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? करंट के. इसलिए मैंने कहा कि द ओम्स लॉ स्टेट दैट एट अ कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, the applied potential is directly proportional applied current into the conductor. ठीक है. फिर मैंने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखिए लिखा भी है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I. अब अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हम रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट हमारा यहां पर आएगा बच्चों, और वो कांस्टेंट है R. वो कांस्टेंट क्या है? R. इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस. इसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का मीन्स होता है रेजिस्ट करना, दैट मीन्स अपोज करना. किसको अपोज करेगा? ये रेजिस्टेंस अपोज करेगा करंट के फ्लो को. कंडक्टर के अंदर करंट के फ्लो को जो फैक्टर अपोज करता है वो रेजिस्टेंस है. ठीक है. तो ध्यान से लीजिएगा, कंडक्टर के अंदर जो आपके करंट को फ्लो को अपोज करेगा वो है रेजिस्टेंस. ठीक है. आप इसका सेकंड नेम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन. आप इसको सेकंड नेम में बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन. अब यहां से अगर मैं कहूं कि मुझे R की डेफिनेशन बनानी है, ये लीजिए R इक्वल टू V अपॉन I. ठीक. एक तो डेफिनेशन आप इन दोनों के हेल्प से बना सकते हैं और एक डेफिनेशन आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं. पहले इससे डेफिनेशन देख लीजिए. The resistance may be defined as it is the ratio of applied potential in per unit current. फिर से देख लीजिएगा. The resistance may be defined as it is the ratio of applied potential per unit current. Applied potential ये है आपका applied potential per unit current. ये आपका रेशियो है applied potential का और per unit करंट का. R इक्वल टू V अपॉन I. ठीक. दूसरा, अगर आपसे कहा कि रेजिस्टेंस को थोड़ा सा और समझा दीजिए कि रेजिस्टेंस क्या है, तब आप कह सकते हो कि द रेजिस्टेंस में बी डिफाइंड एज इट इज अपोज द फ्लोइंग कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू द कंडक्टर. कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को जो अपोज करता है फैक्टर, वो कौन है? रेजिस्टेंस. The resistance is oppose the flowing condition of electricity into the conductor. रेजिस्टेंस वो होगा जो फ्लोइंग कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टर के अंदर अपोज कर रहा होगा. अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की, किसकी यूनिट क्या होगी. अब आप ध्यान से देखिएगा, R इक्वल टू, मैंने यहां पे ये V लिखा हुआ है. आप जानते हैं कि पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट. I की यूनिट होती है एम्पियर. आपकी यूनिट क्या आई भाई? वोल्ट पर एम्पियर. और जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है वो ऊपर लिखे गए हैं, वो है ओम. तब आप इसको क्या लिख दोगे? ओम. 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. अब आप यहां से 1 ओम की भी डेफिनेशन बना सकते हैं. 1 ओम की डेफिनेशन देखिए कैसे बनाएंगे. 1 ohm may be defined as the when one potential is taken out in per unit 1 ampere current flow into the conductor. फिर से ध्यान देख लीजिएगा. 1 ohm may be defined as it is the ratio of 1 volt in per unit 1 ampere electric current into the conductor. ठीक है, फिर से एक बार इसको बता देता हूं मैं. 1 ohm is equal to 1 volt in per unit 1 ampere current flow through the conductor. ये 1 ohm की डेफिनेशन है जो अभी हमने बताई है. आपने देख लिया कि रेजिस्टेंस की यूनिट वोल्ट पर एम्पियर है. वोल्ट पर एम्पियर को आप ओम बोल सकते हो
और 1 ओम की आपने डेफिनेशन भी यहां से दे दी है। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, हमने अभी ओम्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़ा, हमने अभी रेजिस्टेंस पढ़ा, रेजिस्टेंस की यूनिट पढ़ी और अभी हमने 1 ओम को भी पढ़ा। अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। उससे पहले फैक्टर अफेक्टिंग से एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आपने यहां पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I लिखा है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है, हमको ग्राफ चाहिए वोल्टेज और करंट में अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आप खुद देखिएगा जैसे जैसे आप करंट में इंक्रीमेंट करते हैं आपका वोल्टेज में इंक्रीमेंट होता है, आप करंट में डिक्रीमेंट करते हैं तो आपका वोल्टेज में डिक्रीमेंट होता है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया है तो वोल्टेज बढ़ गया है और अगर वोल्टेज को कम किया है तो रेजिस्टेंस कम हो गया है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस बढ़ा है तब आपका करंट कम हो गया है और अगर करंट बढ़ा है तो रेजिस्टेंस आपका कम हो गया है। इसका मतलब रेजिस्टेंस और करंट आपस में इनवर्सली हैं, वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्टली हैं। इसका मतलब वोल्टेज और करंट में अगर मैं ग्राफ बताऊं तो मेरा ग्राफ कैसा आएगा वोल्टेज और करंट में, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर वोल्टेज और करंट में आप ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ कैसा आएगा, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज वोल्टेज एंड करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्योंकि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, जो इनसे क्वांटिटी निकल के आएगी वो रेजिस्टेंस है और यही मैंने ग्राफ यहां पे ड्रॉ किया है। अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस की। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट डालते हैं। अब एक बात सुनिएगा, सपोज मेरे पास एक रॉड है, एक मेरे पास वायर है और उस वायर की मैंने जो लेंथ है उसको मैंने इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, जब मैंने वायर की लेंथ को इंक्रीज किया होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो उसमें वोल्टेज दिया होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि वोल्टेज में भी इंक्रीमेंट आया होगा। इसका मतलब जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपकी वायर की लेंथ भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज है तो अभी अभी मैंने बताया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I R इक्वल टू V अपॉन I, यानी कि रेजिस्टेंस और वोल्टेज तो डायरेक्टली हो गए। इसका मतलब अगर वायर की लेंथ बढ़ गई तो वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, उसका अपोजिंग फैक्टर बढ़ गया। इसका मतलब यह हुआ कि रेजिस्टेंस और लेंथ में आपस में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली का। रेजिस्टेंस और लेंथ में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली का। लेंथ डिपेंड है रेजिस्टेंस पे, अगर लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और लेंथ कम करोगे तो रेजिस्टेंस आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। दूसरा फैक्टर है अगर आपने वायर के एरिया को बढ़ा दिया। ठीक है, जब आपने वायर को एरिया को बढ़ा दिया होगा तो आपका रेजिस्टेंस डिक्रीमेंट हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेंथ डायरेक्टली है तो उसका एरिया क्या होगा, डिक्रीमेंट। दैट मींस आपका जो फैक्टर होगा R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A। थर्ड फैक्टर है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि जब आपने वायर की लेंथ बढ़ाई है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अपोजिंग फैक्टर बढ़ेगा। अपोजिंग फैक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। जब इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर आपस में कैसे हो जाएंगे, डायरेक्टली। नाउ कंबाइन 1 and 2 फैक्टर। अब आप पहले और दूसरे फैक्टर को कंबाइन कर दीजिए। जब आप फर्स्ट और 2 फैक्टर को कंबाइन करेंगे आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। ठीक, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जैसे ही रिमूव करते हैं यहां पे आपके पास एक कांस्टेंट भी आने वाला है और ये कांस्टेंट जो मैंने बनाया है P की तरह, इसको कहते हैं रो। क्या पढ़ते हैं इसको, रो। यही आपका फैक्टर कहलाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। याद रखिएगा ये फैक्टर क्या कहलाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसका सेकंड नेम कहलाता है रेजिस्टिविटी। सेकंड नाम इसका है रेजिस्टिविटी। आप इस फॉर्मूले को पहले लिख लीजिएगा और इसका नाम मैं नीचे यहां लिख देता हूं। इसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसका सेकंड नाम है, और इसका सेकंड नाम है वो मैं यहां लिख देता हूं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का नाम रजिस्टिविटी। जो इसका सेकंड नाम है वो देखिएगा मैंने ऊपर लिख दिया है, इसका नाम है रजिस्टिविटी। ये इसके दो नेम हैं, ठीक। स्पेसिफिक क्यों है? स्पेसिफिक का मतलब है कि ये स्पेसिफिक क्वालिटी को शो करती है कंडक्टर के। दैट मींस ये बता रही होगी कि आपका जो कंडक्टर है उसके अंदर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा और मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होगी। इसको लेंथ और एरिया से मतलब नहीं है, ठीक है। वो हम सेकंड फैक्टर में बात करेंगे। पहले तो हमने जो फॉर्मूला निकाला है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यहां से पहले हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी को डिवाइड कर लें, ठीक है। तो पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है वो रजिस्टिविटी की बताएं कि डेफिनेशन क्या होती है। आप देखिएगा R इक्वल टू रो एल अपॉन ए मैंने लिखा है। जब R इक्वल टू रो एल अपॉन ए लिख दिया है मैंने, अब मुझे अगर इसको डिफाइन करना है रजिस्टिविटी को, तो देखिएगा हम कैसे डिफाइन करते हैं। आप R को ऐसे लिखिए, ठीक है। R के नीचे कुछ नहीं है, आप वन सपोज कर लीजिए, रो एल अपॉन ए लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका फॉर्मूला आ जाएगा आर ए अपॉन एल, ठीक। रेजिस्टेंस की यूनिट आपने बताई थी ओम, ये ओम का साइन है, आपने ओम लिख दिया। आप हम लोग को पता है भाई मीटर स्क्वायर होता है, और एल हमें पता है लेंथ काय में आप लोग मेजर करते हो मीटर में। एक पावर से एक पावर आपकी डिडक्ट हो गई है, आपका रजिस्टिविटी की यूनिट आ गई है ओम मीटर। आपकी रजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई है? ओम मीटर। अब आप डेफिनेशन भी बना सकते हैं। देखिए डेफिनेशन कैसे बनाएंगे आप, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल से डेफिनेशन देखिएगा। आप एरिया को रख लीजिए 1 मीटर स्क्वायर, आप लेंथ को रख लीजिए 1 मीटर। आपकी डेफिनेशन बनके तैयार हो जाएगी रो इक्वल टू आर से। देखिए कैसे डेफिनेशन बनेगी। द रजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, द रजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन वी टेकन 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ वायर इन पर यूनिट 1 मीटर लेंथ। फिर से ध्यान से देख लीजिए, द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस आपके रजिस्टिविटी के इक्वल होगा व्हेन वी टेकन 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ अ वायर इन पर यूनिट 1 मीटर लेंथ ऑफ अ वायर, ठीक है। फिर से ध्यान देख लीजिएगा, रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा अगर आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले रहे हैं वायर का, किसमें? 1 मीटर ऑफ लेंथ में, ठीक है। ये आपकी रजिस्टिविटी की डेफिनेशन थी, ये रजिस्टिविटी की यूनिट थी, और ये आपके रेजिस्टेंस के फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब इसको हम जो रजिस्टिविटी की यूनिट है वो हमने फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट हम लोग इसके अगले बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट 3 में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको टीचिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।